गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ambitiousbaba.com यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस क्लास नंबर 13। आज कौन सा क्लास है? क्लास नंबर 13। और आज का जो टॉपिक है हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया, डाइवर्ट किया है। आज का टॉपिक है बैंक मर्जर एंड द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ठीक है, इसमें से सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और बैंक मर्जर की क्यों बैंक मर्जर बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए इस वीडियो के अंत तक देखेंगे कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है या मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, किस तरह से इंपॉर्टेंट है, ये इसको हम लोग देखेंगे। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को पहले देख लेते हैं। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, तो आज का टॉपिक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग और बैंक मर्जर। ठीक है, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर्स रेफर्स टू दोज सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी विच मे नॉट गेट टाइमली एंड द एडिक्वेट क्रेडिट। देखो कितना डिफरेंस है नेम का, अगर देखोगे तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ठीक है ना, अब प्रायोरिटी का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, जहाँ प्रायोरिटी मिले। सेक्टर का मतलब विभाग, लैंडिंग मतलब लोन। तो जिस एरिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, गवर्नमेंट ने अब जिस एरिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसको नॉमिनेट किया। लेकिन अगर देखो कि ये वो सेक्टर्स हैं जहाँ पे इकोनॉमी को उतना ज़्यादा टाइमली और एडिक्वेट क्रेडिट नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए देखो ये दोनों क्या है, दोनों एक अपने आपस में एक कॉन्ट्रारी स्टेटमेंट है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कैसे है कि कुछ सेक्टर्स बहुत ही बेसिक्स और इम्पोर्टेंट है, कुछ सेक्टर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेसिक लाइफ के लिए, और उस सेक्टर्स में अगर तुम देख रहे हो तो उस सेक्टर्स में जो है टाइमली और एडुकेटेड क्रेडिट नहीं मिल रहा। टाइमली और एडुकेटेड क्रेडिट नहीं मिल रहा मतलब कि जितनी ज़रूरत है और जितने समय पे जितनी जल्दी चाहिए उतना मिलता नहीं है। उस सेक्टर्स को गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया, उस गवर्नमेंट को सेक्टर ने एक लिस्ट बनाया और बोला कि ये हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स में आएंगे, इन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए मतलब इनकी ज़रूरतों को पूरी की जाए, क्योंकि ये जो हमारे सेक्टर्स हैं, दिस इज गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर आवर बेसिक लाइफ, फॉर आवर बेसिक नीड्स इन द लाइफ। ठीक है, तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इज एन इंपॉर्टेंट रोल गिवन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू द बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग ए स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ द बैंक लैंडिंग टू द फ्यू प्राइवेट स्पेसिफिक सेक्टर्स। होता क्या कि बैंक को अगर आरबीआई अगर बैंक को पैसे देती है कि आप इसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करो, तो जनरली बैंक जो है किसी एक्सपोर्ट कंपनी को, किसी एमएसएमईज को, ऐसे को देती है जहाँ पे उसे दिखता है कि ये बैंक जो है, बैंक भी सेफर साइड रहने के लिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में नहीं जाने के लिए बैंक भी इसको बहुत सेफ खेलती है। और कुछ ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट को देती है, कुछ ऐसी जगह देती है जहाँ पे उसको पता है कि पैसे वापस आ जाएंगे। लेकिन जब चीज़ें जब स्टार्ट हो जाती है, उसमें क्या लैग करने लगता है, लैग ये करने लगता है कि जो बहुत ही ज़रूरतमंद है, जो बहुत ही नीडी लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, बहुत ही नीचे तबके के फार्मर्स बेचारे जो मेहनत कर रहे हैं दिन रात, उनको बैंक लोन देने के लिए रेडी नहीं होती। जो जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप हैं, एसएचजी हैं, उनको बैंक लोन देने को रेडी नहीं होती। जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एलाइड एक्टिविटीज़ हैं उसको उतना जल्दी से रेडी नहीं होती बैंक। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये पैसे वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो अगर इस तरह के मैंडेटरी चीज़ों को नहीं स्पेसिफाई करेगी आरबीआई, तो इन लोगों को लोन मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो वो जिस भी सेक्टर्स को गवर्नमेंट ने एक लिस्ट बना के बोला कि दीज आर द प्रायोरिटी सेक्टर्स एंड एवरी बैंक हैज़ टू गिव सम पार्ट ऑफ देयर लैंडिंग टू दिस प्रायोरिटी सेक्टर। जो भी इस बैंक अपने कुछ परसेंटेज जो है इस प्रायोरिटी सेक्टर्स को देंगे, वो जो है प्रायोरिटी सेक्टर्स की लैंडिंग में आती है। दिस सेक्टर्स में भी एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, माइक्रो एंड स्मॉल। ठीक है, 8 कैटेगरी में बांटा गया है। 8 कैटेगरी को अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे कैसे है। ठीक है, दिस इज एसेंशियली मींट फॉर एन ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। और यही चीज़ें देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही वो सेक्टर्स हैं जो आपके जीडीपी में रोल प्ले करती है। इसी सेक्टर का जब ग्रोथ होगा तब आपकी जीडीपी ग्रोथ होगी, और इसी सेक्टर को आप जो है लोन नहीं देते हो। ठीक है, तो कैसे जीडीपी ग्रोथ करेगी, कैसे आपकी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, कैसे आप ग्लोबली मार्केट में अपने आप को एस्टेब्लिश करोगे। तो इसलिए आरबीआई ने अपने सर्कुलर 2016 में एक सर्कुलर रिलीज किया और बोला कि देयर आर द 8 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। और कैसे कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, चलो इसको आगे देखते हैं। वो 8 इंपॉर्टेंट सेक्टर क्या है? 8 इंपॉर्टेंट सेक्टर है एग्रीकल्चर, माइक्रो एंड स्मॉल, एमएसएमई भी देखो ध्यान देती है। अगर आप सही से देखोगे तो एमएसएमई में अभी 20 लाख करोड़ का जो पैकेज जो प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो अवार्ड किया गया था, उसमें भी आप देखो कि एमएसएमई को रोल मिला है, एमएसएमई को इंपॉर्टेंस मिला है। एमएसएमई के लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन इतने टाइट कर दिए हैं कि एमएसएमई को फायदा होता है, लेकिन बाकी के सेक्टर्स अनटच रह जाते हैं। एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, एक्सपोर्ट क्रेडिट को बढ़ाना। अगर जब तक यही वो एक्सपोर्ट क्रेडिट हैं जो कि बाहर मार्केट में जाकर आपको बिजनेस लेकर आते हैं,
ठीक है। एजुकेशन सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउसिंग लोन, प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या बोला गया कि 2021 या 2030 तक एक प्लान है, विजन है एक प्रधानमंत्री जी का कि सबके हाथ में एक घर हो, ठीक है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें आप जो भी हेल्प करो तो पूरी एक समाज को फायदा हो, जैसे स्कूल आपके सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, हॉस्पिटल, इस तरह करके जब आप चीज़ें खोलते हो। और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कितना ज़्यादा जरूरी है आज की डेट में, जितने भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं डिप्लीट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं एक तरीके से। तो रिन्यूएबल एनर्जी से लाइक सोलर पावर प्रोजेक्ट, आप लोगों को पता होगा सोलर पावर प्रोजेक्ट में कितना गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है, ठीक है। सोलर सेल हुआ, विंड एनर्जी हुआ, वाटर एनर्जी हुआ, इस तरह करके हाइड्रोलिक एनर्जी हुआ। अदर सेक्शन जो कि वीकर सेक्शन है उसमें जो है खर्च करने के लिए दिया। द अदर कैटेगरी इंक्लूड्स द पर्सनल लोन टू द वीकर सेक्शन, लोन टू द डिस्ट्रेस्ड पर्सन, लोन टू द स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द SC एंड द ST। तो अगर ये 8 सेक्टर्स पे अगर गवर्नमेंट ध्यान देने लगेगी, 8 सेक्टर्स पे अगर गवर्नमेंट ध्यान देने लगेगी तो प्रॉब्लम्स जो हैं आपके जो भी बैंक के लोन्स के, अगर इनको मिलने लगेगा सही पे, तो कंट्री के डेवलप होने का और GDP डेवलप होने का बहुत ज़्यादा चांसेज है, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने मैंडेटरी किया। अब इसमें सवाल आता है कि कैसे मैंडेटरी किया, क्या बोला RBI ने। ओके, तो ये देखते हैं हम लोग साइड में, ठीक है। देखो, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग के लिए गवर्नमेंट ने शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को, एक एक करके देखते हैं। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को ये बोल दिया कि आपका जो भी लोन अमाउंट रहेगा, या ऐसे कह लो कि ANBC करके होता है, एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट, आपकी जितने भी एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट रहेगी उसका 40% जो है, 40% आपको प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग को देना है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को देना है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि प्रायोरिटी सेक्टर, ये ANBC क्या है। ANBC देखो सिंपल सी टर्म्स में अगर समझ लो, बहुत बहुत छोटे में समझ लो कि ANBC जितने भी बैंक लोन देती है, और नॉन SLR बॉन्ड्स को खरीदती है, SLR आपको पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, या SLR आपको बता देंगे स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो है। तो नॉन SLR बॉन्डिंग के जो भी जितने भी बॉन्ड्स होते हैं प्लस लोन, ये बैंक का ANBC होता है, एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट। मतलब कितने लोन्स को उसने ऐसे दे दिया जिसमें उसकी ऑब्लिगेशन है, बैंक की ऑब्लिगेशन से क्या मतलब है, ऑब्लिगेशन से मतलब ये है कि बैंक जितने भी पैसे दिए हैं कितने बैंक को रिटर्न आना है, ठीक है। तो ये आपके ANBC में आता है। तो ANBC, ये आपके जो भी ANBC है उसका 40% आपको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में करना होगा। ये सारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को नोटिफिकेशन दिया जा चुका है सर्कुलर रिलीज करने के बाद। इसमें से आप एग्रीकल्चर को 18% दोगे, यहाँ भी इन्होंने सब कैटेगराइज किया है, 18% दिया है। हालांकि शेड्यूल कमर्शियल बैंक रीजनल रूरल बैंक के केसेस में 50% 40% से बढ़कर 70% है। तो ये सब चीज़ें ध्यान देना है, देखना है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक है तो 40% तक प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में इन्वेस्ट करना ही करना है बैंक को। उसमें से 18% एग्रीकल्चर को दे दिया है, फिर 7.5% जो है माइक्रो इंटरप्राइजेस को दिया है, 7.5% माइक्रो इंटरप्राइजेस को दिया है। देखो यहाँ पे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज में जनरली देखोगे तो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को पैसा मिल जाता है, SMEs को मिल जाता है, लेकिन माइक्रो हमेशा अनटच रह जाता है, ठीक है। तो माइक्रो के भी इन्होंने यहाँ पर कर दिया है, 7.5% है मिनिमम आपको खर्च करना है। तो इस तरीके से बैंक को जब आप लिमिटेशन दे दोगे, ठीक है, और एडवांस टू वीकर सेक्शन को, इसमें अदर सेक्शन में 10% का आपको इन्वेस्टमेंट होना है, ठीक है। और बैंक को ये जो ANBC का और प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग का सर्टिफिकेट लेना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, सर्टिफिकेट मतलब उनको शो करना होता है RBI को कि हाँ मैंने आपके दिए हुए सर्कुलर के हिसाब से उस तरीके से इन्वेस्ट किया है लोन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, बहुत ही अच्छा स्टेप्स है जो कि RBI ने लिया है बैंक के लिए, सारे बैंकों के लिए, कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग्स हैं उनको इंप्रूव किया जा सके। अगर एजुकेशन देखो, एजुकेशन में उन्होंने लिमिट किया हुआ है कि 10 लाख तक का आपको देना है अगर इंडिया में एजुकेशन कर रहे हो तो, अगर फॉरेन एजुकेशन कर रहे हो तो 20 लाख आपको देना है, ठीक है। हाउसिंग के लिए 35 लाख तक का लोन आपको मिल सकता है, क्योंकि जो भी एक इसमें कुछ डेफिनेट सेक्शन में दिया है कि इतने एरिया का घर होना चाहिए, और आपको 35 लाख का इसमें गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देती है, अच्छी सब्सिडी होती है वो, ठीक है। फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में दिया उन्होंने, रिन्यूएबल एनर्जी में दिया। तो इस तरीके से बैंक ने प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग्स के लिए डिफरेंट परसेंटेज बांट दिया। शेड्यूल कमर्शियल बैंक में कितना रहेगा, रीजनल रूरल बैंक के लिए कितना रहेगा। रीजनल रूरल बैंक में ये एक्चुअली 75% है, ठीक है, जिसमें से इन्होंने 18% एग्रीकल्चर को दिया, माइक्रो इंटरप्राइजेज को फिर 7.5% और वहीं 10% वीकर सेक्शन को, और बाकी के जो परसेंटेज बचेंगे वो बाकी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको एकदम ध्यान से देख लेना और अच्छे से देखना कि ANBC का मतलब क्या होता है। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है ANBC क्या, एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट क्या होता है। ये बैंक के द्वारा दिए गए लोन और प्लस बैंक के द्वारा खरीदे गए नॉन SLR बॉन्ड्स, इन दोनों को हमको ANBC बोलते हैं, ठीक है।
मर्जिंग ऑफ बैंक। देखो मैं ये क्या बता रहा था कि ये एक टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है। ये आपके प्री मेंस या किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही, क्वेश्चन इससे तो आ ही सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें वो ये है कि आपके इंटरव्यूज़ में, अगर आप इंटरव्यू में अपियर हो रहे हो, आप किसी इंटरव्यू में अपियर हो रहे हैं या कहीं आपके मेंस में आपको कुछ एक आर्टिकल लिखने के लिए आ रहा है, तो एक इस तरह का टॉपिक बहुत अच्छे से पूछा जा सकता है। मैं यहाँ पर टॉपिक भी लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। डज मर्जिंग ऑफ बैंक merging of bank, yeah, is merging of bank a boon और कर्ज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या बैंक की जो मर्जिंग है ये आपके लिए श्राप है या अभिशाप है? ठीक है, इट्स ए आशीर्वाद या इट्स ए नॉट यूजफुल। ठीक है, ये बहुत ही मर्जर ऑफ द बैंक। तो इसको जब मर्जिंग ऑफ बैंक को जानने से पहले, मर्जिंग ऑफ बैंक क्या है, क्या कंसेप्ट है, सबसे पहले आप इसके फायदे देखो। यहाँ पे लिखा है ना, अदर कंपनीज मी मोर ऑफ गुड और बैड, इस तरह का फॉर द इंडियन इकॉनमी। इस तरह के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये, हम लोगों ने जो भी ये पॉइंट आउट किया, इस चीज़ को याद रखना कि इस टॉपिक को समझ लो अच्छे से। और ये क्वेश्चन कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, इस तरीके के इंटरव्यू में भी आपसे पूछा सकता है डायरेक्ट। ठीक है, तो चलो पहले इसकी हिस्ट्री देखते हैं। देखो ये बड़ा ही डेडलॉक सिचुएशन है। डेडलॉक सिचुएशन मैं यहाँ लिखता हूँ। डेडलॉक सिचुएशन का मतलब क्या है कि अभी कंट्री जिस पैंडेमिक से क्रॉस कर रही है, अभी कंट्री जिस इकॉनमी से क्रॉस कर रही है, वहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी नहीं है, इसका मतलब कि वो लो कंजम्पशन, कोई भी चीज़ कंज्यूम करने के लिए रेडी नहीं है। और लो कंजम्पशन जो है आपको बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। और उसी समय पैरेलली बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चाहिए, बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना है क्योंकि इकॉनमी पे इफेक्ट ना हो। तो एक तरफ इंडिविजुअल जो है पैसे लेने को रेडी नहीं क्योंकि उसको इन्वेस्ट नहीं करना है आगे, और बैंक को बिल्कुल ही पैसे देने हैं। तो ये जो सिचुएशन फंस गई है, डेडलॉक सिचुएशन फंस गई है, इसमें इकॉनमी जो है पूरी स्टैग्नेट हो गई है, पूरी कंट्री में। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अब ये जो भी बैंक से जितने भी यूनिट्स थे, बैंक अब सारे एनपीएस की तरफ मूव कर रही है धीरे धीरे, क्योंकि बैंक को अभी तो कोई बिजनेस ही नहीं मिल रहा। बैंक का बिजनेस क्या होता है? बैंक का बिजनेस होता है जब उसके लोन्स मिलते हैं, जब उसके डेप्टर्स मिलते हैं, जब उसको लेने वाला कोई मिलता है लोन को। ठीक है, तब या कोई फिक्स डिपॉजिट कराए या तो कोई सेविंग डिपॉजिट, कुछ भी आरडी कराए। लेकिन अभी इंडिविजुअल्स किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट मूड में नहीं है। अभी इंडिविजुअल्स घर पे बाहर नहीं निकल रहे हैं, कार नहीं खरीद रहे हैं, घर नहीं खरीद रहे हैं, कुछ भी अननेसेसरी शॉपिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है, और बैंक को इन्वेस्टमेंट इसी टाइम पे देना है क्योंकि इकॉनमी को ग्रोथ कराना है। तो ये दोनों जो सिचुएशन फंस गया है कि करना भी है और नहीं भी कर रहे हैं, तो ये जो सिचुएशन जो क्रॉस हो गया है, इससे जो है बैंक जो है एनपीए की तरफ मूव कर रही है और बैंक को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो मर्जर का कंसेप्ट आया क्या? मर्जर कंसेप्ट क्या है कि ठीक है, एक कोई परेशान है, जस्ट ए सेकेंड। मर्जर का कंसेप्ट क्या आया कि अगर कोई भी एक बैंक एनपीए की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, और दूसरी बैंक, बड़ी बैंक जो प्रॉफिट गिविंग बैंक है, ये दोनों अगर ऐड हो जाए तो कम से कम एक ऐसे यूनिट को इस्टेब्लिश कर लेंगे जिससे कि क्या होगा, एनपीए वाली बैंक को फ़ायदा होगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर इस तरह मैथमेटिकल टर्म्स में समझो कि -5 अगर किसी के पास है और +50 किसी के पास है, तो अल्टीमेटली 45। तो बैंक के मर्जर का एडवांटेज का मतलब यहाँ पे एक एक करके समझते हैं। इट विल हेल्प इन अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इंक्रीज इन प्रॉफिट एंड रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एक दूसरे से मिलकर 3 छोटे छोटे ब्लॉक्स बड़े ब्लॉक्स को बनाते हैं। जैसे कि देखो, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देख लो, कोई भी प्रोटेस्ट होता है, कोई एक इंडिविजुअल नहीं जाता किसी प्रोटेस्ट के लिए, इंडिविजुअल कभी भी प्रोटेस्ट के लिए नहीं जाता। क्यों? वो ग्रुप्स बन के जाती है, पूरी ग्रुप्स बनती है, तब तो उसको फायदा होता है कि किसी भी चीज़ का स्ट्रेंथ जो होता है उसके जुड़ने से होता है। तो अगर 2-3 बैंक अगर मर्ज हो जाती है तो क्या होता है, इसके पास अलग टेक्नोलॉजी है, ए टेक्नोलॉजी है, दूसरे के पास बी टेक्नोलॉजी है, तीसरे के पास सी टेक्नोलॉजी है, तो सारी टेक्नोलॉजी जो है मर्ज हो जाती हैं। अच्छा एडवांसमेंट, इनके पास कुछ एक अलग पॉलिसी है, इनके पास एक अलग पॉलिसी है, इनके पास एक अलग पॉलिसी है, तो यहाँ पे तीनों पॉलिसी मिलकर एक बेस्ट पॉलिसी के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। तो मर्जर और एक्विजिशंस में सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है कि जो भी पॉलिसीज होते हैं वो काफ़ी अच्छे कैटेगरी से कलेक्ट किए जाते हैं, जो बेस्ट चूज़ किया जा सके, बेस्ट को ऑप्ट किया जा सके इनमें से। ठीक है, ये इसका पहला फ़ायदा है, बहुत बड़ा फ़ायदा है। थ्रू मर्जर्स इट विल हेल्प द बैंक्स टू स्केल अप द इट्स बिजनेस एंड गेन इन लार्ज नंबर ऑफ द कस्टमर्स क्विकली। इनके पास 100 लोग हैं,
इनके पास 100 लोग हैं, इनके पास 50 लोग हैं। इमीडिएटली ये तीनों बैंक बना और एक बैंक के पास कितने लोग हो गए? 250। इसके पास ऑलरेडी कस्टमर रेडी है। क्यों? क्योंकि कस्टमर ऑलरेडी इनके इस बैंक में थे, ऑलरेडी कस्टमर इस बैंक में थे, इस कस्टमर बैंक में, तो इमीडिएटली आपको इस कस्टमर्स मिल गया। ठीक है, तो इस बैंक के पास 250 कस्टमर्स हो गए, पहले इस अलग अलग था। तो ये जाहिर सी बात है, जब दो तीन चीज़ें मिलती हैं तो ये इसको बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जब तीनों चीज़ मिलती हैं तो एक बड़ी आइडेंटिटी जब बनती है, तो बड़ी आइडेंटिटी बड़े कस्टमर्स के साथ बड़े फायदे लेकर आती है। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट में भी ये लिखा है रिटेनिंग एंड इन्हांसिंग इट्स आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हो गया, क्योंकि देखो कुछ ऐसे एरियाज होते हैं, कुछ ऐसे एरिया है, गांव के एरिया है जहाँ पे कुछ बैंक के यूनिट्स हैं। ठीक है, मान लो कोई भी, मान लो विजया बैंक है जो यहाँ पे यूनिट्स है बैंक में, और एक बड़ा कोई बैंक है, पीएनबी कोई बैंक है, या देना बैंक है, या कोई ऐसा बैंक है जो कि शहर में इस कोने में है, कुछ बैंक के इस कोने में है। अगर आप ये दोनों बैंक को मर्ज कर दोगे तो क्या हो जाएगा? आपके शहर के हर कोने में आपके बैंक के एक यूनिट होगी। तो ये फ़ायदा हुआ ना, आपके बैंक की यूनिट है। पहले आपके पास सिर्फ ये 3 एरिया था और उसके पास सिर्फ ये 3 एरिया था, अब मिल जाने के बाद से 6 एरिया हो गया, तो सारे एरिया कवर हो गए। तो इस तरह के बेनिफिट्स तो आपको मर्जर्स में मिलेंगे ही मिलेंगे, मतलब बैंक को मिलता ही मिलता है, तभी तो बैंक आगे मर्जर्स के लिए मूव करती है। फिर हेल्प टू रिड्यूसिंग द एनपीए, मैंने वो एग्जाम्पल समझाया, एक -5 है, एक 50 है, 45 हो गया, तो अब आपको बैंक कोई भी एनपीए नहीं दिख रहा। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को एक लाइव मिल जाता है, एक सर्वाइवल मिल जाता है, एक चांस मिल जाता है। देन द लार्जर बैंक कंपनी इज कैपेबल ऑफ द फेसिंग द ग्लोबल कंपटीशन। और जब आप बड़े कंपनी के साथ, बड़े बेंच स्ट्रेंथ के साथ, बड़े वर्क एम्प्लॉय फोर्स के साथ, कंपिटेंट वर्क फोर्स के साथ कहीं जाते हो मार्केट में, तो आपको ग्लोबली भी बहुत फ़ायदा होता है। ग्लोबली भी देखती है कि हाँ, इस कंपनी में 10,000 लोग हैं, 10,000 एम्प्लॉय हैं, इतनी प्रॉफिट है, इतना बेनिफिट है। और वहीं 10 एम्प्लॉय लेके कोई जाएगा बाहर की तरफ कि बिजनेस दे दो, तो कोई देगा क्या? नहीं देगा ना। 10,000 एम्प्लॉय लेके जाएगा तब तो उसको फ़ायदा भी होगा। ठीक है, फिर द मर्जर विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑपरेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब दो तीन चीज़ें मर्ज कर जाती हैं, जैसे कि अगर आपको मैं टेक्निकली समझाऊँ तो टेक्निकली मान लो इसका कोई डेटा सर्वर है, इसने अपने डेटा सर्वर में हर साल इसको 50 लाख रुपए खर्च करने होते हैं। इसका भी एक डेटा सर्वर है, उसको भी हर साल अपने में 50 लाख खर्च करने पड़ते हैं। ये जब दोनों डेटा सर्वर मर्ज हो जाएगा डेटा सेंटर, तो डेटा सेंटर की कैपेसिटी ज़्यादा कर लो, मुश्किल से 50 से 60 लाख में ही आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह के कई डिफरेंट बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल ऑपरेशन जो हैं उसकी कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है मर्जर से। ठीक है, ठीक है। मिनिमाइजेशन ऑफ द ओवरऑल रिस्क इज देयर टू ड्यू टू द मर्जर्स एंड एक्विजिशन विच इज ऑलवेज गुड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपकी रिस्क जो है थोड़ी सी मिनिमाइज हो जाती है। अगर कोई कंपनी परफॉर्म नहीं भी करती तो दूसरी कंपनी उसको परफॉर्म करने के लिए आगे बढ़ जाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लीड्स टू इंक्रीज इन द प्रॉफिटेबिलिटी। देखो, ये सब चीज़ें बार बार वही समझाने वाली एक ही चीज़ है कि कोई भी चीज़ अगर 1+1 करके अगर 2 बन रही है तो 2 हमेशा लार्जर है 1 से। इसमें इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। 1+1 इक्वल टू 2, तो बार में मैं एक्सप्लेन करूँ कि 2 जो है बड़ा है 1 से, क्योंकि 1 2 से बड़ा है। ये सब मीनिंगलेस है। आपको समझना ये कि क्या क्या पॉइंट आप लिख सकते हो अपने आर्टिकल में, क्या क्या आप बोल सकते हो इंटरव्यू में, ये सब बहुत जरूरी है। लीड्स टू इंक्रीज इन द प्रॉफिटेबिलिटी and helps in the raising the standard of the living which is absolutely crucial for the growing economy like India. ठीक है, चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द अंडर परफॉर्मिंग बैंक्स इंक्रीजेस। चांस ऑफ द अंडर सर्वाइवल को एक रीसर्वाइवल होता है, उनका लाइफ जो है फिर से रीजनरेट होता है। ठीक है, लार्ज साइज ऑफ द बैंक विल हेल्प द मर्ज बैंक टू ऑफर मोर प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज। एक ये बैंक है जिसके पास उसके साथ साथ एक एलाइड सर्विसेज, मैंने आपको पैरा बैंकिंग सर्विसेज बताया था, उसमें बताया था कि एक बैंक के पास लाइफ इंश्योरेंस है और दूसरे बैंक के पास गोल्ड लोन है। ठीक है, और जो बैंक बनती है गोल्ड लोन है, और जो बैंक बनती है A+B के साथ जिसका नाम C है, उसके पास क्या क्या है? लाइफ इंश्योरेंस भी है, उसके पास गोल्ड लोन भी है, उसके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास डिफरेंट प्रोडक्ट था, इसके पास डिफरेंट प्रोडक्ट था, और दोनों प्रोडक्ट्स मिलके, दोनों प्रोडक्ट्स जब बैंक मिलती है तो सारे प्रोडक्ट्स एक बैंक में मर्ज जाते हैं, तो वन स्टॉप शॉप हो जाता है फिर से रिटेल बैंकिंग के नाम पे। ए लार्जर बैंक कैन मैनेज इट्स शॉर्ट्स इन द लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी बेटर। There will not be any need for the overnight borrowing in the call money market and from RBI under the liquid adjustment facility and the marginal standard facility. एक बैंक को जरूरत है, दूसरा बैंक पैसे के लिए रेडी है, तो ये कब जाएंगे आरबीआई के पास? जब ये दोनों ही बैंक को पैसे की जरूरत होगी। तो देखो कितने चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं इस तरीके की, क्योंकि एक जब मर्ज करते हो ना, तो एक कोई उसमें एक परफॉर्मिंग एसेट्स रहता है। मान लो एक परफॉर्मिंग एसेट नहीं है, 2 परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, तो हमेशा वो तीसरे का हैंड पकड़ के, हैंड शेक करके आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो आरबीआई के पास जाने की इसको जरूरत नहीं पड़ी। नहीं तो क्या होता, नहीं तो इसको जरूर 100% इसको जाना पड़ता और इस तरह की फैसिलिटी को अवेल करना पड़ता। ठीक है, वो उसके लिए बाद में उसका एक ओवर लाइबिलिटी होती, बर्डन होती, तो ये सब चीज़ों से बच गया ये बैंक। डिसएडवांटेज क्या? डिसएडवांटेज के टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊं, डिसएडवांटेज के टर्म्स में, तो डिसएडवांटेज देखो बहुत सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज ये है, जो इसका एडवांटेज है वहीं इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। कैसे?
बैंक ए के पास एक पॉलिसी है, बैंक बी के पास एक पॉलिसी है, सी के पास एक पॉलिसी है। मैंने कहा कि आप उसमें से बेस्ट ऑप्ट करो, लेकिन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। इसके भी जो सीनियर मेंबर्स हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं, उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को सबसे ऊपर रखना है, इनको भी अपने ऊपर रखना है, इनको भी ऊपर रखना है। तो कौन सी पॉलिसी को ऑप्ट करे, यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, और ये एक आपके मर्जर्स में बहुत बड़ा रोल, क्रूशियल रोल प्ले करता है। The foremost disadvantage to the compliance and the risk consistency, and both the merged organization have the different perspective of the thinking, different risk culture, so it creates a negative impact on the profitability. तो अभी जो प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे थे, जिसके लिए मर्ज किए, वही एक इसका डिसएडवांटेज बन गया, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट 100% होना है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर्स हैं। ठीक है, ये हो गया। बैंक्स आर मर्ज ओनली ऑन द पेपर्स, देयर पीपल एंड द कल्चर आर डिफिकल्ट टू चेंज। अब एक बैंक का कल्चर है कि 9 बजे जो है 9 बजे आना है और 6 बजे आना है। दूसरे बैंक का कल्चर है, क्या कहते हैं, कि आपको 8 बजे आना और 4 बजे चले जाना। और तीसरे बैंक का कल्चर है कि आप 11 बजे आओ और 8 बजे जाओ। अब ये तीन तरीके के लोग एडजस्ट कर रहे हैं एक बॉक्स में। क्या टाइम रखोगे जिसमें सब खुश हो जाए? कोई टाइम नहीं रख सकते, कुछ भी पॉलिसी नहीं बना सकते ऐसे इस तरीके की जो सब खुश हो जाए। तो ये हमेशा एक आपके एम्प्लॉय के डिससेटिस्फेक्शन को बढ़ा देता है, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द फेडरल बैंक बी ए जोसेफ ने कहा है एक बार कि मोस्ट ऑफ द एक्विजिशन इन इंडिया वर बॉर्न आउट ऑफ द कंपल्सन एंड ओवर द 90% ऑफ पास्ट एक्विजिशन हैड फेल्ड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कोई भी मर्जर अगर कंपल्सन के साथ होता है, मैंडेटरी करके होता है, तो होता क्या है कि जो भी उसमें से नॉन परफॉर्मिंग, जो छोटी कंपनी है, उसको हमेशा उसकी पॉलिसी को हमेशा नकारा जाता है, उसको रोका जाता है। तो उस केस में क्या होता है, इसके जो एम्प्लॉय होते हैं वो काफ़ी डिससेटिस्फाइड होते हैं, इसकी पॉलिसी नहीं ली जाती, इसका कोई एम्प्लॉय नहीं लिया जाता, इसका बेनिफिट्स नहीं मिलता, इसकी सैलरी पर हो सकता है इफेक्ट पड़े। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें जो हमेशा फेल होती है। इन्होंने कहा है कि इस तरह की जो भी एक्विजिशन कंपल्सन में होती है उसको प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर तो इंटरेस्टफुली, अगर विलिंगली अगर कोई बैंक मर्ज करती है तो बहुत जरूरी है, विलिंगली नहीं, जनरली मर्ज करने की कोशिश नहीं करती है बैंक। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको अपने पॉइंट में जरूर बता देना कि विलिंगली और कंपल्सन में क्यों अंतर आ जाता है, क्योंकि पूरी सोच चेंज हो जाती है। Now compliance needed in every discussion which might not be favorable as thinking perspective and the risk taking ability जो है सब बैंक की अलग अलग होती है। कोई ज़्यादा रिस्क लेने को तैयार है, कोई लो रिस्क लेने को तैयार है, हमेशा उस तरह के डिफरेंसेज आएंगे। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हिस्ट्री ऑफ मर्जर्स, अगर मर्जर्स ऑफ हिस्ट्री देखें इंडियन बैंकिंग में, तो 1961 से 61 का जो प्री नेशनलाइजेशन का पीरियड था, उसमें गवर्नमेंट ने 19 जुलाई, जो कि 20 जुलाई से ऑपरेट हो गया था, 19 जुलाई 1969 को 14th बैंक को नेशनलाइजेशन किया था, 14 बैंक को नेशनलाइज कर दिया था। 14 बैंक कौन कौन से थे? ठीक है, तो कुछ के नाम जान लो बस। इलाहाबाद बैंक था, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, ओवरसीज बैंक, इस तरह यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह के 14 बैंकों को 1969 में प्राइवेटाइज कर दिया। फिर 1980 में, यानी देखा 1980 में 6 और प्राइवेट बैंक को इन्होंने वो कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। उसमें पीएनबी था, विजया बैंक था, ओरिएंटल बैंक था, कॉर्पोरेट बैंक था, आंध्रा बैंक था, न्यू बैंक ऑफ इंडिया था 1980 में। तो टोटल 14 किया था और फिर 6 कर दिया। तो 1980 तक 20 जो है नेशनलाइज बैंक हो गए थे। 20 नेशनलाइज बैंक होने के बाद से 1993 में जब बैंकिंग का रिफॉर्मेशन हो रहा था, तो उस समय गवर्नमेंट मर्ज द न्यू बैंक ऑफ इंडिया विद द पीएनबी। न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पीएनबी से मर्ज कर दिया। तो टोटल 20 थे, 2 को मर्ज कर दिया तो 19 बैंक बन गए। ठीक है, तो यहाँ से रिड्यूस हो गया 19। तो इस तरह करके जब भी मर्जर होता है कि बैंक के नंबर्स ऑफ बैंक, नेशनलाइज बैंक रिड्यूस हो रहा था, और जैसे जैसे नई नई मान्यता मिल रही थी वैसे वैसे बैंक बढ़ रहा था। फिर 2017 के फेज़ में अगर एसबीआई की हिस्ट्री देखो तो एसबीआई ने सबसे पहले क्या किया था, बैंक ऑफ सौराष्ट्र को 2008 में मर्ज कर लिया था। फिर उसके बाद उसने 2 साल बाद ही 2010 में बैंक ऑफ इंदौर को कर लिया था, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को कर लिया था, ऑफ इंदौर। ठीक है, लेकिन 2017 में एसबीआई ने एक बहुत बड़ा चेंज लाया। एसबीआई ने अपने सारे 5 एसोसिएट्स, ट्रावनकोर, हैदराबाद, मैसूर, बीकानेर एंड जयपुर एंड द पटियाला, इन चारों को, एंड भारत महिला बैंक बीएमबी, सबको इन्होंने मर्ज किया 2017 में। तो इतने नेशनलाइज बैंक तो उसी दिन कम हो गए। ठीक है, 2017 में 1 अप्रैल, और इनका जो ऑपरेशन था वो 1 अप्रैल 2017 से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, फिर मर्जर ऑफ बैंक 2018 में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि देना बैंक, विजया बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, इन तीनों को मर्ज करके सबसे बड़ा 3rd लार्जेस्ट बैंक बनाया। ठीक है, और अभी ये अनाउंस किया गया है कि मेगा मर्जर ऑफ द बैंक्स विद द मेगा मर्जर अनाउंस ऑन द 30th अगस्त 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स विल बी रिड्यूस इन द 4 लार्ज बैंक
अब सिर्फ 4 लार्ज बैंक बचेंगे। कैसे कैसे होगा, देखो कैसे कैसे होगा, इससे देख सकते हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है यहाँ पे, लेट मी चेंज द कलर ऑफ, पीएनबी, ओबीसी, यूनाइटेड बैंक मिलकर एक बैंक बन जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक, ये हो चुका। बैंक ऑफ बड़ौदा, विजय बैंक, देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाएगा। कैनरा और सिंडिकेट मिल के कैनरा हो जाएंगे। यूनियन, आंध्रा और कॉर्पोरेशन बैंक मिल गया, मर्ज हो गया ये। बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक मिलकर इंडियन बैंक बन जाएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रह जाएगा, इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इस तरह के जो मर्जर्स की जो हिस्ट्री है, ये आप कहीं भी जाकर आप देख सकते हो कि क्या कैसे कैसे हिस्ट्री बनी और क्यों क्यों इस तरह डिसीजन लिया गया। तो मर्जर्स के फायदे और नुकसान हम लोग दोनों ने देख लिया और मर्जर्स को समझ लिया कि क्या तरीका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक सबसे बड़ा मर्जर किया था 2017 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने अपने 5 मर्जर बैंक को मर्ज कर दिया था जो उनके एसोसिएट्स बैंक थे। तो इस तरह करके बैंक मर्जर्स की आप कोई भी क्वेश्चंस आइदर प्री, मेंस या इंटरव्यू के लिए आप रेडी कर सकते हो, ठीक है। ओके, फिर चलो अब नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्लास जब भी होगा 9 जुलाई को, उसमें बेसल नॉर्म्स 1 2 3 बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्री के लिए। प्री में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बेसल नॉर्म्स पे आते हैं, ठीक है। तो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग वेल, थैंक यू।